Hello students, myself Rakesh Misra from Alvin Public School, Golabad. Here we are going to talk about steps of Human Genome Project. In previous video lecture, we have learned the methodologies of Human Genome Project. That is very important topic for the board students. For class 12 students, it may ask in the examination what are the two methodologies of Human Genome Project. The first method was sequence annotations and the second method was express sequence tags. Actually ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है, इसको जानना सबसे बड़ा मेजर रोल है. लिसन, द प्रोजेक्ट दैट यूज्ड टू स्टडी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंटायर ह्यूमन डीएनए एंड सीक्वेंसिंग ऑफ दैट जीन्स. अब यहाँ पे दो टर्म आता है, आइडेंटिफिकेशन एंड सीक्वेंसिंग. आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये भी बातें जान लीजिए. जैसे ये आपका डीएनए है 2.2 मीटर लॉन्ग, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रॉस क्वेश्चन किया, सर पहले ह्यूमन जीनोम को एक बार हिंदी में समझा दीजिए फिर हम समझ लेंगे. तो समझिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है. ये जो डीएनए है लंबा सा, इसके एक पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन. सपोज दैट ये जीन 1 है, ये क्या है जीन 2 है, ऐसे कहीं जीन 3 होगा, जीन 4 होगा, 5 होगा, so on. छोटे छोटे डीएनए के जो सेगमेंट है इसको जीन बोलते हैं. जितने भी जीन्स होते हैं डीएनए में, लिसन बहुत ध्यान से सुनना है, सब अलग अलग प्रोटीन की इंफॉर्मेशन रखते हैं. जैसे ये जीन 2 है, ये प्रोटीन 2 का इंफॉर्मेशन रखेगा. जीन 1 है, ये प्रोटीन 1 का इंफॉर्मेशन रखेगा. प्रोटीन 1 एंड 2 का मतलब जैसे मान लो ये लीवर के लिए प्रोटीन बना रहा है तो इसकी प्रोटीन सीधे लीवर पे जाके एसोसिएट होगी. ये हार्मोन के लिए, सपोज दैट ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए प्रोटीन बना है, इसके जीन जाकर के ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे ये एसोसिएट होंगे. ये सब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, अब आते हैं, ऐसे हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ द जीन्स है. हमारे डीएनए में बहुत सारे जीन्स हैं. ये सारे जीन्स डीएनए में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है. सबके सेट्स को, सबके कलेक्शन को हम लोग जीनोम बोलते हैं. अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों हुआ, क्या करने के लिए. सपोज दैट पहले सीक्वेंस में जो डीएनए है, ध्यान से सुनना है, पहले सीक्वेंस में जो जीन है इसका क्या काम है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, और दूसरा स्टेप्स क्या है, सीक्वेंसिंग. ये सीक्वेंसिंग मतलब जो सपोज दैट हमको ये मिल गया कान बनाने का प्रोटीन हमारे बॉडी में डिस्कवर हो गया, तो ये आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे. और कान बनाने का प्रोटीन डीएनए के कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे है कि 8वें नंबर पे है, उस हिसाब से उसकी सीक्वेंसिंग करना. ऑर्डर ऑफ देयर नंबरिंग, दैट इज ऑर्डर ऑफ देयर सीरीज, देयर विल बी द सीक्वेंसिंग. तो सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हुआ, ऑन व्हाट पोजीशन दे आर अरेंज्ड, and identification means how they are actually works together, that is in which form they express in the protein. They all are actually done throughout the human genome project. So in previous video lecture you have learned the steps of human genome project, the methodologies of human genome project, that was sequence annotation and express sequence tag. मैंने एक ट्रिक दिया था, सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब मछली पकड़ना और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मतलब बड़ी मछली पकड़ना. अब तुमको जब शुरू में ये आपको सीक्वेंसिंग का तरीका मालूम चला, लोगों में प्लानिंग हुआ कि चलो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग करते हैं, तो कुछ लोगों ने आइडिया दिया कि सबकी सीक्वेंसिंग होगी, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन. तो कुछ लोगों ने कहा कि सबकी सीक्वेंसिंग में 9 बिलियन का खर्चा आएगा, चलो उसी की सीक्वेंसिंग होगी जो फंक्शनल है. बॉडी में ऐसे भी जीन्स हैं जो नॉन फंक्शनल है, हमें उसकी सीक्वेंसिंग नहीं करनी है. हमको किसकी सीक्वेंसिंग करनी है, उसकी सीक्वेंसिंग करनी है जो फंक्शनल है, कोई ना कोई काम करते हैं. अब कोई ना कोई अगर कोई काम करता हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. उसकी सीक्वेंसिंग को बोलेंगे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना समझना. इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि डीएनए की सीक्वेंसिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, यानी कि उसके स्टेप्स कैसे कैसे. सो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म से अपने डीएनए को आइसोलेट कर दिया. सपोज दैट ये ऑर्गेनिज्म है, इसके डीएनए को हमने बाहर निकाल दिया,
ये डीएनए है, इसके डीएनए को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, डीएनए आइसोटोप। सेकेंड स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, कौन से डीएनए का? आइसोलेटेड डीएनए। अब इस डीएनए को हमने फ्रेगमेंटेशन, इसको छोटे छोटे पीस में काटना है, कौन से एंजाइम के थ्रू? बाय मींस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बाय मींस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट इज पॉसिबल टू कट द लिटिल पीसेस ऑफ डीएनए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके छोटे छोटे पीस को हमने काट दिया, ये डीएनए है, इसके छोटे छोटे पीस को हमने काट दिया, इसको बहुत छोटा छोटा पीस कर दिया, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। थर्ड स्टेप इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। अब इस डीएनए के नंबर बहुत कम है, सपोज दैट ये 4 फ्रेगमेंट्स ही बने, 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट्स एंड 4 फ्रेगमेंट, 4 फ्रेगमेंट्स बना। चारों फ्रेगमेंट्स को अगर हम 16 फ्रेगमेंट्स में या 2000 फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि सब यूजफुल जीन्स है, तो इसके लिए हमको नेचुरल मेथड्स को एडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए, सॉरी, फ्रेगमेंटेड डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए, यानी कि जिस डीएनए को हमने फ्रेगमेंटेशन में किया है, जिस डीएनए के छोटे छोटे पीस को काटा है, उसको बढ़ाना है, उसके नंबर को हमको बढ़ाना है। तो एक पीस हम सेलेक्ट कर रहे हैं डीएनए का, ये डीएनए का एक सिंगल पीस है, ठीक है, 1 डीएनए, इसके नंबर को हमको बढ़ाना है, तो हमको कोई नेचुरल तरीका निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? देयर इज अ नीड टू ट्रांसफर दिस डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? देयर इज अ नीड टू ट्रांसफर, देयर इज अ नीड टू ट्रांसफर इनटू द होस्ट। ये होस्ट में ट्रांसफर करने का क्या पर्पज है? एक्चुअल में होस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, होस्ट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या क्या हो सकते हैं? इट में बी द बैक्टीरिया और इट में बी द ईस्ट। ये होस्ट सेल क्या हो सकता है? या तो बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट हो सकता है। होस्ट सेल जो यूनिसेलुलर होते हैं काफी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 से 2 होगा, 2 से 4 हो जाएंगे बहुत कम समय में, ठीक है। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे बहुत कम समय में, ठीक है। ये ऐसा क्यों होंगे? क्योंकि उनके अंदर जो डीएनए है ना, डीएनए वो भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसके साथ सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर राइबोसोम है तो राइबोसोम भी 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 होगा। इसके अंदर अगर डीएनए तो डीएनए भी 1 से 2, 2 से 4 हो जाएंगे। तो होता क्या है कि अगर हम अपने डिजायर्ड डीएनए, जो हमारा फंक्शनल डीएनए अभी एक है हमारे पास, इसको अगर किसी तरीके से इस होस्ट पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये होस्ट सेल इस डीएनए को अपने डीएनए के साथ साथ इस डीएनए को भी मल्टीप्लाई करवाएगा। यानी अपना डीएनए अगर 1 से 2 करेगा, इस डीएनए को भी 1 से 2 कर देगा, 2 से 4 कर देगा, ठीक है। ये डीएनए है, ये इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये एक होस्ट है, तो एक डीएनए, एक पेयर ऑफ डीएनए में ट्रांसफर किया है। जैसे ये होस्ट सेल मल्टीप्लाई करेगा, इस डीएनए को भी मल्टीप्लाई कर देगा, यानी ये डीएनए भी 2 हो गए, फिर 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो जाएगा। उसके बाद सेल को क्रश करके हम सारा डीएनए रिकवर कर लेते हैं। ये प्रोसेस है डीएनए के एम्प्लीफिकेशन का। हमको डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाएगा, वो भी जितने अमाउंट में चाहे उतने अमाउंट में। बस हमको क्या करना है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को हमको होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। अब इस होस्ट सेल में डायरेक्ट तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, ऐसा तो कर नहीं सकते चलो पिन करो उसमें डाल दो या डब्बा है खोल के डाल दो। हमको इस बैक्टीरिया या इस ईस्ट जो होस्ट है, मैंने बोला है, इसका हमको आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बनाना पड़ेगा। हमको एक्चुअल में ये जो डीएनए हमने निकाला है दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इस बैक्टीरिया या ईस्ट का डीएनए नहीं है, ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये हमारे बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की खास बात होती है कि ये दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को पिक नहीं करता है, दूसरे किसी डीएनए को एडॉप्ट ही नहीं करेगा। तो ये दूसरे किसी ब्रांड का डीएनए है, ये बैक्टीरिया कैसे इसको पिक करेगा, कैसे इसको एडॉप्ट करेगा? एडॉप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, रिजेक्ट कर देगा। तो इसको अगर हम इसमें ट्रांसफर कर दें तो ये पॉसिबल है कि कॉपी बनाना चालू कर देगा। लेकिन ट्रांसफर कैसे करेंगे? हमको करना क्या पड़ेगा, इस बैक्टीरिया के अंदर भी तो अपने डीएनए होंगे। इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होगा
इस डीएनए की कॉपी हम लोग करेंगे। पहले इस डीएनए को सोचेंगे, समझेंगे इस डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर इस डीएनए के जैसा, जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के डीएनए के जैसा एक आर्टिफिशियल डीएनए हम लोग कहीं बनाएंगे। ठीक है, डीएनए तो नेचुरल में ऐसे वे में होता ही नहीं है, वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। तो सपोज दैट हमने क्या बना लिया, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स किसका, होस्ट का, ऑफ होस्ट, हमने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होस्ट का बना लिया, यानी कि इस बैक्टीरिया के जैसा। सपोज दैट ये होस्ट है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट हो सकता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया ईस्ट जैसा हमने क्या बना लिया, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। अब ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जब बना लिया और इसके साथ अपना एक छोटा सा डीएनए एसोसिएट कर दिया, और जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये बैक्टीरिया अपना डीएनए समझ के उस डीएनए को भी कॉपी कर रहा है। जैसे आपके पास, आपके तबेले में 20 भैंसे हैं, उस भैंस की खास बात होती है कि सभी भैंसें क्या करती हैं, आपके तबेले में आती हैं, तो आप सबको पहचानते हैं। रोज जो है 20 भैंस आती है जाती है, एक दिन 21 भैंस अगर आ जाएगी या 19 भैंस आ जाएगी तो अचानक से तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारे पास कितनी भैंसें अभी आई है। ठीक है, धीरे धीरे आप पहचान जरूर जाएंगे, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे ही ये बैक्टीरिया अगर अपने क्रोमोसोम्स को पिकअप कर रहा है, यानी इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम की हमने स्टडी की, इस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के जैसा हमने कई और क्रोमोसोम बना लिया, जिसको हमने आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बनाया है। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ हमने उस डीएनए को जोड़ लिया, किस एंजाइम के थ्रू, डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू हमने जोड़ दिया, और तब इस जोड़े हुए डीएनए को अगर हम इस होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो पिक कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट का अगर हम क्रोमोसोम्स ले लें, आर्टिफिशियली बना लें और उसके साथ अपना डीएनए जोड़ दें और उस ईस्ट के अंदर ट्रांसफर करा तो ईस्ट भी उस क्रोमोसोम्स को पिक कर लेगा। अब सवाल ये उठता है कि उस डीएनए को क्या बोलेंगे, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है और डीएनए को लेके होस्ट सेल में जाना है। If the DNA that artificially prepared is from the bacteria, then that is called BAC. That is called BAC, means bacterial artificial chromosomes, and the DNA that is made for the yeast is called yeast artificial chromosomes. So these two is very important, and this may ask in the examination what is BAC and what is YAC. The bacterial artificial chromosomes and yeast artificial chromosomes. These two chromosomes are very important. Listen carefully. So bacterial artificial chromosomes and yeast artificial chromosomes. These two chromosomes are important to carry the information of the foreign genes into the suitable host. ठीक है, तो ये हमारा जब ट्रांसफर कर देंगे तो ये एम्पलीफाई हो जाएगा जीन्स। अब आते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर दूं पॉइंट नंबर 4 की। अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट 4th, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। कौन से डीएनए का, हमारा एम्पलीफाइड डीएनए जो बढ़ गया, नंबर में ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 मिलियंस ज्यादा हो गया। अब उसकी सीक्वेंसिंग करनी है, उसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। पहले नंबर पे कौन रहेगा, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, ये अरेंजमेंट हम उसके साइज के हिसाब से कर सकते हैं, उसकी नाइट्रोजनस बेस पेयर सीक्वेंस के हिसाब से कर सकते हैं, एडेनिन कितना कितना है, ग्वानिन कितना कितना है, साइटोसिन कितना कितना है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कुछ पॉपुलर मेथड्स आपको जानना चाहिए, जैसे फ्रेडरिक सेंगर मेथड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिलेबस में है। इंपॉर्टेंट मेथड्स इज फ्रेडरिक सेंगर मेथड, well popular method to sequence the DNA fragments, well popular method. This method is also known as dideoxy methods, dideoxy sequencing methods, dideoxy sequencing method. It is sometimes known as chain termination method, chain termination method. So dideoxy methods or chain termination methods is the other name of the Frederick Sanger methods. Actually में dideoxy क्या होता है, ध्यान से सुनना है आप। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का नाम तो सुने ही होंगे। जनरल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, H
यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस होगा H OH H, यहाँ पे फॉस्फोरिक ग्रुप। ये जनरल न्यूक्लियोटाइड है। किसका न्यूक्लियोटाइड है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ पे होता है कार्बन नंबर 5। तो जो कार्बन नंबर 2 होता है ना, इस पे एक ऑक्सीजन कम होता है, 1 OH लेस, एक ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है। बट डाइडिऑक्सी क्या होता है? कार्बन नंबर 3 पे भी एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाता है, ताकि यहां से न्यू चेन ग्रो करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो फ्रेडरिक सेंगर ने क्या किया? इस डीएनए को का पॉलीमराइजेशन किया और इसके चेन टर्मिनेशन मेथड से जैसे ही ये डीएनए जाकर के 5 प्राइम के साथ इसमें जुड़ेगा तो इसके चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आगे से कोई डीएनए और नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, आगे से कोई न्यूक्लियोटाइड और नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए इसको चेन टर्मिनेशन मेथड्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो नया डीएनए जुड़ेगा, नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, ये कार्बन नंबर 3 पे ही जुड़ते हैं, इसीलिए हमेशा जब डीएनए आप बनाते हैं तो इसको बोलते हैं फ्री 3' और इसको बोलते हैं फ्री 5'। हमेशा यहीं से जो है नए नाइट्रोजनस सीक्वेंस जुड़ते हैं 3' पे। ठीक है, ये 3' पे ही नए नाइट्रोजनस सीक्वेंस जुड़ते हैं नए। ठीक है, तो ये फ्रेडरिक सेंगर मेथड्स कौन सा तरीका यूज किया? डाइडिऑक्सी। ठीक है, जिसको हम लोग नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग मेथड्स, दैट इज ओवरलैपिंग सीक्वेंसिंग। ओवरलैपिंग सीक्वेंसिंग मींस क्या होता है? डीएनए को ऐसे डीएनए की सीक्वेंसिंग किया जिसके पास मोर देन 2 प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन हो, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सीक्वेंसिंग मेथड। ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर आर आल्सो क्रेडिट टू gave their important information for the protein, for the sequencing of protein over the amino acids, sequencing of amino acid over the polypeptide chain। ठीक है, इसके लिए ये भी पॉपुलर है। अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। स्टेप नंबर 5 सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन और कंप्यूटर बेस्ड अलाइनमेंट। सीक्वेंस एनोटेशन और कंप्यूटर बेस्ड अलाइनमेंट इज द लेटरल प्रोग्राम आफ्टर द सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। जब डीएनए की सीक्वेंसिंग हो जाएगी, कौन सा डीएनए जीन्स जो है कौन से ऑर्डर में होगा, तो उसको हम लोग डेटा उसकी तैयार करेंगे। एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थियामिन, ये नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है डीएनए के, इसको कंप्यूटर में फीड करके उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि बॉडी में कोई डीएनए है जिसपे सीक्वेंस है एडेनिन गुआनिन थियामिन साइटोसिन गुआनिन, तो ये हमारे बॉडी के डीएनए पे लिखा थोड़ा होता है। जैसे वाटर है H2, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट चौक है, इस चौक में कहीं नहीं लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे हमारे डीएनए में कहीं भी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थियामिन लिखा नहीं रहता है। इसको पेज पे वर्ड पे प्रिंट करके सुपर कंप्यूटर में फीड करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में इतने ज्यादा जीन्स होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन इतने ज्यादा होंगे नाइट्रोजनस बेस की इन्फॉर्मेशन, कि उसको जनरल पेन पेपर से अगर हम चेक करेंगे तो कहीं न कहीं एरर्स आ सकता है, कहीं न कहीं ये हो सकता है कि हमने एक ही चीज को 2 बार लिख दिया। ठीक है, जबकि हमारे डीएनए में ऐसा नहीं होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं होता। ठीक है, तो ये डेटाबेस कंप्यूटर अच्छे से पकड़ लेता है। तो ये दो, इसी वजह से अगला स्टेप जो है, यानी कि स्टेप नंबर 5 जो है कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग है। ये एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई वी यूज द सुपर कंप्यूटर? बिकॉज फॉर द सीक्वेंसिंग, द सीक्वेंस फॉर द अलाइनमेंट ऑफ डीएनए and their genes and their information is not possible through human being, because it is better chance, it is much chance to repeat the sequence, or it is greater chance to errors to find or to create the errors during the sequencing, during the alignment। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आपको जानना था, समझना था। ये डिफरेंट स्टेप्स थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या डिस्कस कर दिया था? मेथोडोलॉजीज। ये पूरा हमारा चैप्टर 6 कंप्लीटेड हो गया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। मैंने बोला था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल क्या है लाइफ में, इसको आप वर्क के रूप में, होमवर्क रूप में कर लेंगे। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू बिगिन द चैप्टर 11, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस।
थैंक यू।